ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आई गेस फोरकास्टिंग टेक्निक्स तक डिस्कस कर लिया था ना। क्वालिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव भी हो गई थी, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज। हाँ, टाइम सीरीज को हमने डिस्कस जरूर किया था एंड एग्जैक्टली वी टॉक्ड अबाउट कि टाइम सीरीज के अंदर जो आपका रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली टाइम सीरीज इज यूज्ड टू मेजर ट्रेंड इन द डेटा। डेटा के ट्रेंड को मेजर करने के लिए या डेटा में सीजनैलिटी को मेजर करने के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं। टाइम सीरीज इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड इन द डेटा और इट इज यूज्ड टू मेजर द सीजनैलिटी इन द डेटा। ठीक है, एनीवे तो ये बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द सपोर्टिव आर्गुमेंट्स ऑफ आवर चॉइस ऑफ द स्ट्रेटजी। कि किसी भी स्ट्रेटजी की जो चॉइस है, जो उसकी सिलेक्शन है, वो डिपेंड करती है, मतलब उसको आप बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग, हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। Time series is used for two main purposes. Seasonal variation, for example, like a company is manufacturing leather jackets and they want to introduce a new product in the market. So they will definitely look back in the time to see that how the sales have been fluctuated throughout different years. और उसमें वो फिर एक सीजनल पैटर्न जो है वो डिटरमिन करने के काबिल हो जाएंगे कि विंटर्स में सेल्स कितनी होती हैं, समर्स में सेल्स कितनी होती हैं, ताकि वो उसके हिसाब से डेवलपमेंट कर सके अपने जो उनका प्रोडक्ट है। मतलब इट माइट बी वेरिएशन बेस्ड ऑन द सीजन इटसेल्फ, इवन ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। जैसे एक रेस्टोरेंट है, अब एक रेस्टोरेंट की जो सीजन हैं वो वीकली वेरी करते हैं। लाइक वीकेंड्स पे जो कस्टमर ट्रैफिक है वो ज्यादा होती है, वीकडेज में कम होती है। इसी तो ये सारी की सारी सीजनैलिटी है जो आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ओके जी, फॉर एनी स्ट्रेटजी टू बी इम्प्लीमेंटेड और टू बी सिलेक्टेड, रादर इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में आएगी, अभी तो हम सिलेक्शन पे हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने के लिए उसे एक फिल्टर से गुजारना होता है एंड दैट फिल्टर इज नोन एज SFA एनालिसिस, सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी एनालिसिस। For the organization to make sure that the strategy turns out good, हमें ये फिल्टर लगाना पड़ता है। एक स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी हैव टू अप्लाई दिस फिल्टर। दिस फिल्टर इज नोन एज SFA एनालिसिस। पास्ट पेपर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है SFA के ऊपर, एंड यू माइट बी आस्क्ड टू comment on suitability, feasibility and acceptability of a strategy. Suitability is in terms of the overall circumstances, overall organization's mission, its goal, its vision, क्या एक strategy suitable है आपकी requirements के साथ. Feasibility talks about the viability, the practicality of the strategy, कितनी practical है strategy. और acceptability talks about the acceptance of a strategy by different stakeholders. इसे हम नाम देते हैं SFA एनालिसिस का। जॉनसन एंड स्कोल्स का एक ये मॉडल है विच इज नोन एज SFA एनालिसिस, सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। इस फिनोमेना के अंदर बारी बारी तीनों को देखते हैं। सूटेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेटजी, टू व्हाट एक्सटेंट अ स्ट्रेटजी इज सूटेबल डिपेंड्स ऑन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आस्क टू योर ओन सेल्फ। नंबर वन, क्या स्ट्रेटजी आपको कंपैरेटिव एडवांटेज देगी? If yes, तो वो suitable है in terms of reducing the cost or in terms of adding the value. Whether a strategy is going to give you a competitive advantage, we discussed this word in the last chapter in much detail. Then क्या वो strategy जो है वो appropriate है towards market development and how successful it would be. क्या strategy जो है वो appropriate है in terms of diversification. क्या रिस्क बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। ये तमाम चीजें सूटेबिलिटी को एड्रेस करती हैं। किसी भी स्ट्रेटजी की सूटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए व्हाट वी डू इज वी अप्लाई 3
एलिमेंट्स, हम 3 टेक्निक्स को यूज करते हैं टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेटजी। लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, assessment of resource and competence and business profile analysis। लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स बेसिकली एक कंपैरिजन है 2 डायमेंशंस का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट मॉडल। ये मॉडल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। Just a moment, let me just rotate it. Here it is. इसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स का। दिस मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स। एक तरफ आप रखते हैं कंपैटिटिव पोजीशन और एक तरफ आप रखते हैं द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नोन टू यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज आपको मिल जाती है एक्सटर्नल असेसमेंट से, और कंपैरेटिव पोजीशन आपको पता लग जाती है इंटरनल एनालिसिस से, जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली। द कंपैरेटिव पोजीशन माइट बी based on 4 different what you can say dimensions: dominant, strong, weak and favorable। इसी तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस हमने देखी थी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। नाउ व्हेन यू ट्राई टू फिट between these 2 dimensions, you can easily identify that which strategy goes the best। कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट सूटेबल है आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डोमिनेंट and you are introductory in the introductory phase of the product, आपका जो प्रोडक्ट है वो भी इंट्रोडक्शन फेज से गुजर रहा है और आपकी मार्केट कंपैटिटिव पोजीशन जो है वो डोमिनेंट है। अब यहाँ पे फास्ट ग्रो इज योर कंसर्न। अब फास्ट ग्रो के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सूटेबल है? फास्ट ग्रो के लिए यू विल गो फॉर मर्जर्स, फॉर एग्जाम्पल यू विल गो फॉर एक्विजिशन। किसी आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से your comparative position is favorable, ठीक है जी, but your product is going through maturity stage। आपका जो प्रोडक्ट है वो गुजर रहा है मेच्योरिटी। यहाँ पे स्ट्रेटजीज जो है वो एग्जिस्ट करने हैं, जैसे हैंग इन है। हैंग इन मीन्स होल्ड करना, या यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं इसको करेक्टिव स्ट्रेटजी का या कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी का। अब हैंग इन के लिए विच स्ट्रेटजी सूट्स द बेस्ट? इट इज करेक्टिव और कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। So basically this matrix tells you about what type of concerns you need to show and which strategy suits best in which situation। अच्छा, कंपैटिटिव पोजीशन फेवरेबल है लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज से गुजर रहा है, तो यहाँ पे रिट्रेंचमेंट पे जाएंगे आप। रिट्रेंचमेंट मीन विड्रॉल स्ट्रेटजी आप अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। So at any single point in time you have a particular strategy to implement। देख रहे हैं, ये इसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो एनालिसिस का। दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज बिटवीन द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो स्टेज है ये आपकी नोन है थ्रू एक्सटर्नल असेसमेंट, और कंपैरेटिव पोजीशन नोन है थ्रू इंटरनल असेसमेंट। And based on these 2 assessments, you can easily evaluate that which strategy suits the best। For example, when you talk about fast grow, इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो फास्टर रेट पे ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट एज अ होल। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करें, यहाँ पे आप डाइवर्सिफाई करें,
यहाँ पे आप मर्जर्स एक्विजिशंस के थ्रू ग्रो करें, ठीक है। रिट्रेंच मींस कटिंग एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप विड्रॉल स्ट्रेटजी अपना अडॉप्ट करें। ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। रिन्यू मींस गिव अ न्यू बर्थ टू द प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एमसॉफ के मुताबिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं। सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर देयर टू बी अप्लाइड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड कंपैरेटिव पोजीशन। तो ये पहला काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम अप्लाई करते हैं सूटेबिलिटी को चेक करते हुए, द सेकंड टेक्निक है वो है रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंस को देखना। What type of resources a company has and what type of competencies a company has, and based on those resources and competencies the company should decide upon that which strategy to adopt. For example, Suzuki decide to launch a car directly competing with Audi, Mercedes or BMW, so they will be restricted by the suitability of their strategy because they are lacking in the resource and competency, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको देखनी होती है सूटेबिलिटी में, दैट इज बिजनेस प्रोफाइल एनालिसिस। क्या वो स्ट्रेटजी आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में फिट बैठेगी? क्या वो स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉफिट लेके आएगी? क्या वो स्ट्रेटजी जो है वो आपके एसपीयूज को सपोर्ट करेगी? क्या वो स्ट्रेटजीज आपके ब्रांड नेम को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगी? ये बिजनेस प्रोफाइल एनालिसिस होता है, दैट इज नोन एज बिजनेस प्रोफाइल एनालिसिस। मतलब कंपनीज ट्राई टू कम अप विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज बट दे मेक श्योर that they must not compromise on their brand name. For example, मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी पोजीशनड है एज एन अप मार्केट एंड एक्सक्लूसिव और उसका एक ब्रांड नेम है लग्जरी के साथ, सो सेलिंग दैट प्रोडक्ट इन सुपर मार्केट विल नॉट बी सूटेबल। डेफिनेटली वो बिजनेस पोर्टफोलियो में फिट नहीं होती स्ट्रेटजी, दैट स्ट्रेटजी डज नॉट फिट इन द बिजनेस पोर्टफोलियो, द बिजनेस प्रोफाइल। तो तीन हम इसमें सूटेबिलिटी में टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई, अली हम चॉइसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 6 चैप्टर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रैप अप द चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लासेस अगर आपको याद हो तो हमने काफी सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था। अब हम उन्हीं स्ट्रेटजीज को SFA के फिल्टर से गुजार रहे हैं। वी आर जस्ट पासिंग दो स्ट्रेटजी थ्रू अ फिल्टर ऑफ SFA एनालिसिस। सो सूटेबिलिटी में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, नंबर 2 रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंस, एंड नंबर 3 बिजनेस प्रोफाइल। फिजिबिलिटी टॉक्स अबाउट द डिग्री ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कितनी प्रैक्टिकल है एक स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, रिसोर्स फिजिबिलिटी, मार्केटिंग फिजिबिलिटी। ये सारी की सारी डिफरेंट डायमेंशन है फिजिबिलिटी की। All of these are the dimensions of feasibility. This is financial feasibility. This is marketing feasibility. क्या एक चीज आप बना रहे हो उसे मार्केट भी आप कर पाएंगे? This is employee HR feasibility. क्या इतना स्किल है आपके पास उसको डेवलप करने के लिए? This is technology feasibility. क्या एक स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजिकली feasible है? Feasibility का मतलब होता है doable, practical. किस हद तक एक स्ट्रेटजी जो है वो doable है या practical है? और ये डुएबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी जो है ये डिपेंड करती है इन तमाम चीजों के ऊपर। एंड द लास्ट फिल्टर विच इज अप्लाइड ओवर हियर इज एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स उसे कितना एक्सेप्ट करेंगे स्ट्रेटजी, क्या और स्टेक होल्डर में फिर सारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी हैं, आपके ओनर्स भी हैं, आपके एम्प्लॉइज भी हैं, मैनेजमेंट भी है, इन्वेस्टर भी हैं। जनरली हम एक्सेप्टेबिलिटी को फिर सिर्फ ओनर्स या डिसीजन मेकर्स की हद तक महदूद नहीं करते, वी ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी टू द लेवल ऑफ स्टेक होल्डर, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन प्रोडक्टिव आउटकम, ठीक है ना। सो सेवरल एस्पेक्ट्स एक्सेप्टेबिलिटी के, मैनेजमेंट डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर ना दे, ये टॉप मैनेजमेंट का कंसर्न होता है। इन्वेस्टर जो है वो शायद अनएक्सेप्टेबल ठहराए स्ट्रेटजी को इफ दे आर आस्क्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। एम्प्लॉइज जो हैं दे माइट गो फॉर अ स्ट्रेटजी टू बी अनएक्सेप्टेबल अगर वो अनएथिकल है या अगर वो कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो एक्सेप्टेंस बेसिकली स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है।
बेसिकली ये तीनों फिल्टर्स है, ऑल ऑफ दीज आर द फिल्टर। सबसे ऊपर फिल्टर है सूटेबिलिटी का। सबसे पहले आप इस फिल्टर से गुजारते हैं स्ट्रैटेजीज को। हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजी की जो चॉइसेस हैं वो नीचे आती हैं, फिर इसमें से कुछ कम चॉइसेस जो हैं वो आती हैं फिजिबिलिटी के फिल्टर के ऊपर, एंड देन वेरी फ्यू स्ट्रैटेजीज पास द फिल्टर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये कंप्लीट फिल्टर है जो हम अप्लाई करते हैं, सो दैट वी कैन मेक श्योर दैट ऑल द स्ट्रैटेजीज आर अप्लाइड एंड मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट in terms of investments, in terms of resources, and in terms of the outcomes, the appropriateness of the goals. जो goal satisfaction है वो किस हद तक एक strategy पूरा कर रही है। strategic fit का word हम use करते हैं especially when we are talking about financial feasibility, क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि एक strategy जो बहुत ज्यादा returns दे रही हो, it might not be accepted, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कम रिटर्न दे रही है लेकिन क्विक रिटर्न दे रही है उसे आप एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या एक मिनिमम एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिटर्न कोई स्ट्रैटेजी आपको देगी, उसकी एनपीवी क्या होगी, उसके कैश फ्लोज क्या होंगे। एंड सेकेंडली यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई द टाइम, कितने अरसे में वो आपको रिटर्न देगी। यू जस्ट रीड दीज फ्यू लाइंस। It is possible that a strategy is giving you high financial returns but is not a good strategic fit. And it is also possible that a strategy is not giving high returns but it is agreed upon, क्योंकि उसमें रिस्क कम है, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स का जो कॉन्सेंट है वो ज्यादा है। सो स्ट्रेटेजिक फिट को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। दैट इज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट और द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज इंपॉर्टेंट, रादर यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई the suitability and acceptability elements to create a best fit, ताकि आपने एक बेस्ट फिट जो है वो क्रिएट करना हो। इसके लिए फिर हम SFA को अप्लाई करते हैं। सो इन दिस चैप्टर 6 चैप्टर को हम एक क्विक थॉरो रिव्यू करें तो इस चैप्टर में हमने सारी की सारी चॉइसेस को डिस्कस किया। वी थॉरोली हैव डिस्कस्ड ऑल द चॉइसेस अ कंपनी कैन कम अप विद टू एनहांस द बिजनेस, वेदर इट बी ग्रोथ एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स। हमने स्टार्ट किया प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी से, रिसोर्स बेस्ड स्ट्रेटजी से। Then we discussed ANSOF matrix, penetration strategy, new product development strategy, new market development strategy, diversification strategy. Then we discussed growth strategies, mergers, acquisitions, diversification. Then we discussed withdrawal strategy, corrective strategy, consolidation strategy. Like we discussed, different choices a company can come up with to enhance the business after they have evaluated their internal and external market position. ठीक है ना? So this particular choice chapter gives you a very important and a very unique kind of understanding of how organizations construct choices. And once the choices have been made, once you have selected a strategy, now the last element in our iron triangle is analysis, choice, and then we have implementation. And the last element is implementation. How to implement a strategy? क्योंकि किसी भी strategy को implement करने के लिए सबसे important चीज है change और organizational structure। दो चीजें। Structure में क्या changes लेके आएंगे, internal और external relationship में क्या changes लेके आएंगे, business process में क्या change लेके आएंगे, BPR, business process re-engineering। This chapter revolves around जो लोग BMBS पढ़ के आए हैं, CAP से होके आए हैं, उनके लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स नए नहीं होंगे। दे वुड बी हैविंग क्वाइट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चेंज मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेसेस। हाँ, जिन लोगों ने BCBS पढ़ा हुआ है उनके लिए ये चीजें नहीं होंगी, बट द स्टूडेंट हु हैव स्टडीड BMBS उनके लिए ये चीजें नई नहीं है, यूनिक नहीं है। So they must be having an understanding of organizational structure. The most important thing is how to implement a strategy. सबसे important चीज है strategy को implement कैसे किया जाए। अच्छा, strategy implementation जो है that calls for a change management process, day to day actions and relationships जो आपने डेवलप करने होते हैं।
तीन की एरिया में किसी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन वी हैव टू फोकस ऑन 3 की एरियाज, हमें 3 की एरियाज को फोकस करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है चेंज मैनेजमेंट, और तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है जब आप एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो डेफिनेटली 100% प्लान्ड या इंटेंडेड स्ट्रेटजी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वी डिस्कस्ड दिस इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। इंटेंडेड स्ट्रेटजी मीन अ स्ट्रेटजी दैट इज थॉट ऑफ, जो आपने अभी चॉइस की है ना स्ट्रेटजी 6 चैप्टर में, उसके अंदर से जो आप चॉइस आगे लेके चल रहे हैं दैट इज योर इंटेंडेड स्ट्रेटजी। बट डेफिनेटली इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल कि जब आप एक इंटेंडेड स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने जाएं तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट ही क्रिएट करके दे, क्योंकि आइडियल कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे रियल टाइम वेरिएबल्स हमने स्किप किए होते हैं, ओमिट किए होते हैं, या हमने कांस्टेंट सपोज किए होते हैं व्हाइल डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी। बट व्हेन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटजी तो फिर वहां पे जो इमर्जेंट स्ट्रेटजीज हैं, इंटेंडेड स्ट्रेटजीज आर प्लान्ड स्ट्रेटजीज, व्हाटएवर यू हैव थॉट ऑफ। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू किया एंड यू डेवलप्ड अ कपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन योर प्रोडक्ट लाइन, बट वंस यू इंट्रोड्यूस्ड दोज प्रोडक्ट्स यू रियलाइज के कंपटीशन सो तो नहीं रहा, कंपटीशन भी जाग रहा है। तो बड़ी जल्दी मार्केट में रिएक्शन पैदा हुआ एंड सो मेनी कंपनीज रिस्पॉन्डेड टू योर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट, अब क्या करें? अब जो आपने सेल्स को एंटिसिपेट किया था वो सेल्स तो आप नहीं कर पा रहे, फिर उस वक्त आपको इमर्जेंट स्ट्रेटजी का सहारा लेना पड़ेगा। एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू गो फॉर इमर्जेंट, इमर्ज, इरप्शन, इमर्ज मीन्स उभरना। रियल टाइम में जो स्ट्रेटजी उभरेगी वो इमर्जेंट स्ट्रेटजी। You see, implementation basically is a combination of some actions that are controlled through management and decision making structures. Organizational structure जो है ये एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, the way organizations actually work depending upon its operations, its ओवरऑल गोल्स, रिपोर्टिंग लाइंस, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कितनी लेयर्स हैं हायरार्की के अंदर, कितने चैनल्स हैं आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये पूरा आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड फॉर एनी स्ट्रेटजी टू इंप्लीमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, एक इदारा जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। नाउ व्हेन दे आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई they definitely have to create some SBUs, उन्हें SBUs क्रिएट करने पड़ेंगे ना। और जब वो SBUs बनाएंगे तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज जो है वो वेस्ट करनी पड़ेंगी SBU मैनेजर्स की तरफ। तो अगर वो इदारा एक टॉलर स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, एग्जैक्टली सेम डी, कि आप सेंट्रलाइजेशन से कैसे मूव करेंगे टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, जी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। मतलब इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन एंड decentralization. So organizational structure is a framework in which we manage organizational activities, operations, practices, decision making. Generally 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाइड हैं, एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, डिविजनल एंड मैट्रिक्स। नोइंग के हवाले से इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप याद करें पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था एक मॉडल, ग्रीनर्स का ग्रोथ मॉडल, जिसमें एक इदारा अपनी ग्रोथ लाइफ में 5 फेजेस से गुजरता है और हर फेज के अंदर एक ऐसा चेंज मैनेजमेंट एलिमेंट है, चेंज एलिमेंट है, एक ऐसा अलमिया है, डलामा है जो उसे आगे पुश करता है। ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल एक इदारा अभी अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेट से गुजरा है तो फिर वहां पे मैनेजमेंट डायलेमा आ गया, मैनेजमेंट के इश्यूज आ गए, तो फिर आगे डिसीजन मेकिंग को स्ट्रक्चर करना। तो अगर आप गौर करें तो ये सारे के सारे जो हायरार्की है ये उन्हीं ग्रोथ फेजेस का ही एक रेप्लिका है। लाइक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर जो है ये सबसे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होता है, एक छोटे से इदारे का स्ट्रक्चर होता है जहां में सारे के सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट खुद लेती है, डेलीगेशन नहीं करती। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के अंदर वन मैन शो होता है, कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता। देयर इज वन बॉस एंड ऑल अदर आर एम्प्लॉइज, देयर आर नो डिपार्टमेंट्स, कोई डिपार्टमेंट्स नहीं होते।
हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, सारी डिसीजन मेकिंग एक पॉइंट पे हो रही होती है. सच स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, नॉट सुटेबल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. दिस स्ट्रक्चर बिकम्स इनअप्रोप्रिएट जब एक इदारा बड़ा होना शुरू होता है. और अगर आप गौर करें ग्रीनर मॉडल के अंदर तो यही कॉन्सेप्ट था कि जब एक इदारा ग्रो करना शुरू करता है तो फिर उसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की अप्रोप्रिएटनेस रिक्वायर्ड होती है. दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू गो विदाउट अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. तो पहला फॉर्मल स्ट्रक्चर जो आता है दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब आप डिपार्टमेंट्स बना देते हैं. A functional structure is the one where you have different departments organized in a different manner, different jobs, roles are clearly identified और हर बंदे को अपने अपने डिपार्टमेंट में अपना अपना रोल जो है वो क्लियरली पता है. मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे फंक्शन है. हर फंक्शन का अपना एक्सपर्ट स्टाफ है और हर स्टाफ जो है वो अपने अपने एंड पे काम करने के लिए एक्सपर्ट है. फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है जब ये थोड़ा सा ग्रो करता है, जब इदारा डाइवर्सिफाई करता है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन गो इनटू डाइवर्सिफिकेशन, तो फिर इदारे को चाहिए होता है डिवीजनल स्ट्रक्चर, एसबीयू चाहिए होते हैं. ये भी हमने डिस्कस किया है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, एसबीयू. एसबीयू जो होते हैं ये आते हैं डिवीजनल स्ट्रक्चर के अंदर. अ डिवीजन इज बेसिकली अ लार्जर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मल्टीपल एरियाज ऑफ ऑपरेशन. और उसके अंदर एक डिवीजन शायद डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट करे, एक डिवीजन शायद डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करे, एक डिवीजन शायद डिफरेंट कस्टमर्स में ऑपरेट करे. हम इन तमाम को डिवीजन्स कहते हैं. ठीक है, जैसे यूरोपियन जोन, नॉर्थ अमेरिकन जोन, ये डिवीजन है. इसी तरह फॉर एग्जांपल एक नेस्ले की मिल्क एंड डेयरी, बेबी फूड आइटम्स, ये उनकी प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन है. बैंक्स की एग्जांपल लें तो कमर्शियल कस्टमर्स, डोमेस्टिक या पर्सनल अपना जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनकी एक अलग डिवीजन है. डिवीजन के अंदर मजीद डिसीजन मेकिंग को आप डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. डिवीजन के अंदर जो अथॉरिटी है उसे आप डेलीगेट कर देते हैं फ्रॉम हेड ऑफिस टू द डिविजनल मैनेजमेंट. और अगर आप याद करें थोड़ा सा ग्रीनर मॉडल को, तो वो जो चौथी फेज का जो डायलेमा आया था, जब मैनेजमेंट को लगता है कि हमने कंट्रोल लूज कर दिया है, व्हेन मैनेजमेंट फील दैट वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल, तो वो बेसिकली इस किस्म के स्ट्रक्चर में होता है. व्हेन द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, फ्रॉम द हेड ऑफिस टू द डिविजनल हेड्स. और हेड ऑफिस जो है वो फिर सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है. लेकिन फिर उसके बाद अ टाइम कम्स व्हेन हेड ऑफिस ट्राइज टू रिटेन द ओवरऑल कंट्रोल, और कुछ फंक्शन हेड ऑफिस जो है वो सेंट्रली परफॉर्म करवाता है और कुछ फंक्शन जो है वो फिर आप डिवीजन के ऊपर डेलीगेट कर देते हैं, उनको आप नीचे ट्रांसफर कर देते हैं. आजकल के दौर में बड़ा मशहूर स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दीज डेज, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर कंबाइंस द एफिशिएंसीज ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल टुगेदर. ये स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शनल की और डिविजनल की एफिशिएंसी को कंबाइन कर देता है. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एविएशन इंडस्ट्री, डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर ये इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले, जहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड जो आउटपुट है वो आपको देनी होती थी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट या कमर्शियल कस्टमर्स. और चैलेंज क्या होता था, दैट द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन टाइम एंड विद इन बजट. तो फिर वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था. कैसे काम करता है ये स्ट्रक्चर, एक तरफ आप रखते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और उनके अलग अलग मैनेजर्स, और एक तरफ आप रखते हैं फंक्शंस, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन. See, now every project has a different manager dealing with the common functions, and every function is performing the same set of job for all the projects. हर फंक्शन जो है वो सेम सेट ऑफ जॉब्स परफॉर्म करता है फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, एंड एवरी
प्रोजेक्ट इज यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ कॉमन फंक्शन। यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर्स हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कंबाइंस द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज मैट्रिक्स एंड डिवीजन। इस स्ट्रक्चर के फायदे भी और नुकसान भी हैं। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्ट्रक्चर कॉस्ट सेविंग करता है, आपकी फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोजेक्ट ए डिमिनिशेस, अगर ये खत्म हो जाता है तो फंक्शन बाकी रहेंगे, बट फंक्शन विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द टास्क ऑन अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना। इसका एक नुकसान ये है जिसे हम कहते हैं डुअल अथॉरिटी। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली गोज फॉर डुअल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, हियर अब एक क्वालिटी एक्सपर्ट यहां पे काम कर रहा है। Now this person is responsible to two heads at the same time. He is responsible to project manager B and to the departmental head, the quality departmental head. तो ये जो dual responsibility है, जो dual authority है, ये काम खराब कर देती है। और a worker might be caught between two authorities which might demotivate him or her, which might cause extreme work pressure on the employees. तो अगर इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर लिया जाए तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। यहां देखें, जो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को भी जवाब दे है और वो प्रोडक्ट बी के मैनेजर को भी जवाब दे। अब मैनेजर का कंसर्न क्या है, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका कंसर्न है दैट द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम विद इन द कॉस्ट। ठीक है। जबकि जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है उसका कंसर्न क्या है कि क्वालिटी हैज टू बी देयर। प्रोजेक्ट मैनेजर माइट वांट टू स्किप सम टेस्ट, बट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वुड से कि नहीं जी, सारे के सारे टेस्ट क्वालिटी के पूरे होंगे। सो द एम्प्लॉय वर्क्स अंडर प्रेशर। तो ये एक ड्रॉबैक है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का। एल्स दिस स्ट्रक्चर इज द वंडरफुल स्ट्रक्चर। और आजकल के दौर में डायनामिक एनवायरनमेंट में, रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला स्ट्रक्चर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ही कहलाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दीज डेज। आजकल कुछ और किस्म के भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। In large organizational structure we have small structures. इन्हें हम कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर या टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। As soon as the task is over, the structure is dissolved. नया सिस्टम, कोई नया प्रोसेस लाने के लिए आप एक प्रोजेक्ट टीम बना देते हैं, and that team works with a wider range of skills, and as soon as the task is over, the team is dissolved. इसे हम एडहोक्रेसी भी कहते हैं। आगे जाके ये वर्ड आएगा दोबारा, एडहोक्रेसी, एडहॉक स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्पैन ऑफ कंट्रोल को समझना भी जरूरी है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉइज रिपोर्ट टू एन इमीडिएट बॉस। दिस इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ 3। ठीक है। हर एम्प्लॉय के 3, हर बॉस के 3 अपना सबऑर्डिनेट। ठीक है। एंड दिस इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ 5। जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा उतना स्ट्रक्चर टॉल होगा, और जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा उतना स्ट्रक्चर फ्लैट होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टॉल स्ट्रक्चर, इट मस्ट बी हैविंग अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जब स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है, सेम है जी, बिल्कुल सेम। प्रोजेक्ट बेस्ड एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए ही टीम बनती है। ठीक है ना। टीम्स आर एक्चुअली डेवलप्ड फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट। एंड दिस इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर। जनरली टॉल स्ट्रक्चर के अंदर लेयर्स ऑफ हायरार्की ज्यादा होती है और फ्लैट स्ट्रक्चर में लेयर्स ऑफ हायरार्की कम होती है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस इज द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ रिजिड एंड अ टाइट स्ट्रक्चर। ठीक है। इसलिए इसे टॉल नैरो कहते हैं, इसे वाइड फ्लैट कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स
अच्छा, अगेन डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप टॉल नैरो से वाइड फ्लैट पे कन्वर्ट हो रहे हैं या वाइड फ्लैट से टॉल नैरो पे जा रहे हैं. अगेन इट प्योरली डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. ऐसा भी पॉसिबल है कि एक इदारा टॉल नैरो से वाइड फ्लैट पे कन्वर्ट हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक इदारा वाइड फ्लैट से. हाँ जी, नमाज की ब्रेक कर लें प्लीज. 10 मिनट्स नमाज की ब्रेक कर लें. ठीक है, 7:05 हुए, 7:15 पे हम वापस आए. इन द मीन टाइम किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम अवेलेबल हियर, यू मे आस्क.
Okay, ji, let's resume. So this diagram is explaining the tall, narrow and wide flat structure. Tall narrow में देखें span of control जो है वो narrow है तो structure automatically tall हो गया. And these days, as I have just discussed, that more dynamic organizations are moving towards flattened structure. Tall narrow के characteristics क्या होते हैं? Formality in relationship, close supervision, specialization, strong culture, vertical communication ज्यादा होती है, horizontal कम होती है. Wider, flatter structure works in fairly complex and non-routine environment. Egalitarianism होता है इसके अंदर, where bosses and subordinates basically respect the skills and not the authority. यहाँ पे हम एक term use करते हैं egalitarianism. Egalitarianism is what you can say, an environment where the skill is respected and not the authority. Teamwork, cooperation, greater delegation of responsibility to subordinates, flexible, rapid vertical and as well as horizontal communication. JDs पे emphasis कम होता है. The focus is on getting the things done. काम को पूरा करवाना important है काम को. Wider, flatter structure are more suitable to rapidly changing organizations, and the tall, narrow structures are more suitable to static environment, where environment is static and change is not there. So organizational structure, and then we have organizational process. Organizational process is basically a combination of egalitarianism. Okay, मैं इसको highlight कर देता हूँ. Here it is. Egalitarianism is an environment of respecting the skills and not the authorities. Okay? Organizational structure, then we have organizational process. Process is basically a combination of some activities through which we definitely transform some input to output. किसी भी एक्शन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, that is done through some established process. कुछ इनपुट्स होते हैं, उस इनपुट को फिर आप एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन तक लेके आते हैं, आप एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं और आप उन्हें कंट्रोल करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन मेक अ प्रॉपर एक्शन प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस calls for the way an organization implements their strategy. Quite simple. Next we have internal and external relationship. अच्छा चलें, एक प्रोसेस की एग्जांपल यहाँ पे कोड है, इसको देखने जाते हैं, आपको प्रोसेस समझ आ जाए कि किस प्रोसेस की बात हो रही है. सुपरविजन की एग्जांपल देते हैं यहाँ पे. Some investment banks have developed very complex financial product which they sell to customer or trade for profit. Due to their complexity, senior management do not understand the products in any greater detail. They rely on small investment management teams to use and develop new products
that are consistent with the bank's strategic intent. Supervision is therefore minimal and control is often exercised through self-control by the individual product experts. अब देखें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का एक मिक्सचर क्रिएट किया आपने एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है दैट इज लीस्ट बॉदर्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द निटी ग्रिटीज एंड डिटेल. दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स देयर ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, और उनकी जो उन्हें बस ये देखना होता है कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है ये कंसिस्टेंट हो हमारे. जी रिपीट ही कर रहा हूँ जस्ट अ मोमेंट. किसी भी इदारे के लिए सबसे पहले तो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो नोइंग योर स्ट्रक्चर एंड सेकेंडली आइडेंटिफाइंग द प्रोसेसेस थ्रू विच यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है जिसके थ्रू आप एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे. उस प्रोसेस में क्या आता है, उस प्रोसेस के अंदर यू डिटरमिन दैट वेदर सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, you determine that whether an action plan or what type of action plan is required to implement a strategy. किस हद तक हमें एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रोलिंग पैरामीटर्स को डिवाइस करना है, या फिर सेल्फ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पैदा करनी है जो खुद ब खुद स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसे कंट्रोल करे. इसे नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का. ये देखिए एक एक्सट्रीम के ऊपर एक्शंस आर कंट्रोल्ड वेरी प्रिसाइजली और एक एक्सट्रीम के ऊपर एक्शंस जो हैं उन्हें आप कंट्रोल नहीं करते, रादर यू अलाउ द स्ट्रेटजीज टू बी एक्सरसाइज्ड एट देयर ओन विदाउट क्लोजली सुपरवाइजिंग एंड मेंटेनिंग. अभी दूसरी ये जो पॉइंट इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट की जा रही है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट की समझ में नहीं आते, सो दे रिलाई ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम कि वो आइडेंटिफाई करें नए प्रोडक्ट्स को और वो उसे बैंक की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके साथ उसे कंसिस्टेंट बनाए. तो यहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट है, या इसी एक और एग्जांपल दी जा सकती है एक हॉस्पिटल के अंदर. अब जो एक हॉस्पिटल का ओनर है, लेट्स सपोज इफ ही हिमसेल्फ इज नॉट अ डॉक्टर, या उसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता, he has just invested some money and he has just raised a building and he has constructed a good hospital. अब he is going to rely on the doctors and the team of the surgeons to handle the organization activities. मतलब उसे सिर्फ ये कंसर्न है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाए, अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, किस तरह से सर्जरी कर रहे हैं, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं हॉस्पिटल की एक्टिविटीज को. द ओनर माइट बी लीस्ट बॉदर्ड विद इट. तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस जो है बेसिकली ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने का एक्शन प्लान है. बेसिकली द वे यू डिवाइस द एक्शन प्लान टू इंप्लीमेंट और पुट द थिंग इनटू एक्शन. Organizational structure, organizational process, and then organizational relationships, internal and external relationship. External relationships के अंदर और internal में फर्क ये होता है कि internal relationships are confined within the boundary of organization. एक इदारे की बाउंड्री में confined होते हैं. External relationships are outside the boundary of organizations. इंटरनल रिलेशनशिप के अंदर दो डायमेंशन हम डिस्कस करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसीजन मेकिंग, बोथ आर कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग. इन सेंट्रलाइजेशन द डिसीजन मेकिंग इज कन्फाइंड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑल द डिसीजंस ट्रिकल फ्रॉम द टॉप. इन डिसेंट्रलाइजेशन द डिसीजन मेकिंग इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी प्लान को एक्शन में लाने के लिए यू नीड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द एंटिटी. ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ इंटरनल एंड नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के ऊपर. इंटरनल में और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इंटरनल रिलेशनशिप्स के अंदर, बट वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसी तरह एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के अंदर भी डिफरेंट dimensions that we'll be focusing on outsourcing, we'll be focusing on virtual management. ठीक है. जब आप बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की तो इट मीन्स दैट ऑल द डिसीजंस आर कमिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट. किसी भी स्ट्रेटजी को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है. और जब आप बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तो इट मीन्स के
आपने डिवीजनल मैनेजर्स को या आपने फंक्शनल मैनेजर्स को या आपने एसबीयू मैनेजर्स को ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो अपने एंड पे डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं. जनरली इन अ टॉलर स्ट्रक्चर यू विल फाइंड सेंट्रलाइजेशन, इन अ फ्लैटर स्ट्रक्चर यू विल फाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये सारे के सारे कंटेंट जो है लिंक्ड है एक दूसरे के साथ. जितना स्ट्रक्चर टॉल नैरो होगा इट मीन्स कि उतना वो स्ट्रक्चर फॉर्मल है, उसमें डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है. जितना कुछ स्ट्रक्चर जो है वो वाइडर फ्लैट होगा, वाइडर फ्लैटर होगा, इट मीन्स कि उसमें डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हाई है और उसके अंदर देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन. अच्छा, अगेन नोइंग के हवाले से एटलीस्ट दो पॉइंट्स आपको आने चाहिए. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एडवांटेजेस क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट जब डिसीजन लेगी तो डेफिनेटली वो एक ब्रॉडर पिक्चर देखेगी, पूरे इदारे के अगेंस्ट वो डिसीजन मेकिंग करेगी, नॉट जस्ट डिसीजंस टू बी टेकन अगेंस्ट अ सिंगल डिवीजन और अ सिंगल फंक्शन. फिर जब टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी तो डेफिनेटली उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है. तो जितने क्रिटिकल डिसीजन होते हैं इट इज बेटर टू टेक द डिसीजंस बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्राइसिस में स्पेशली, क्योंकि अगर आप क्राइसिस में नीचे वालों को डिसीजन मेकिंग अलाउ करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा पैदा हो जाएंगे. क्विक होती है ना डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इज क्विक. ठीक है. इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर जो लोकल मैनेजर्स हैं दे हैव बेटर नॉलेज ऑफ द रियल टाइम सिचुएशन, सो दे कैन हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ द रियलिटी एंड दे कैन मेक सम गुड डिसीजन. लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं जब आप उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं. लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है क्योंकि ऑल द वे डिसीजन लेने के लिए आप ऊपर राब्ता करेंगे, फिर ऊपर वाले मामला को समझ के फिर आपके लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे. सो इन डिसेंट्रलाइजेशन द लोकल मैनेजर्स हैव greater control over the decision making at the local level, so decision making can be quick. ये हमने ऑलरेडी ग्रीनर के मॉडल में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे जैसे इदारा बड़ा होता है, इदारा जो है उसे ये क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग, यानी पहले सेंट्रलाइज था फिर डिसेंट्रलाइज था, फिर सेंट्रलाइज हुआ और फिर कोऑर्डिनेट हुआ बिटवीन लोकल मैनेजमेंट एंड हेड ऑफिस. याद है ना ग्रीनर मॉडल में पहले इट वाज सेंट्रलाइज्ड, देन इन द सेकंड फेज इट गॉट डिसेंट्रलाइज्ड. Now once it got decentralized, in the next phase it again got centralized जब कंट्रोल का प्रॉब्लम आया, और फिर आखिरी फेज फिर आई कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल मैनेजमेंट एंड द हेड ऑफिस. एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन आउटसोर्सिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज एंड वैल्यू नेटवर्क्स. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इन डेफिनेशन में से आपकी किताब के अंदर सिर्फ दो टर्म्स को डिफाइन किया गया, यानी एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स वैसे तो 4 किस्म के होते हैं, आउटसोर्सिंग, वर्चुअल कंपनी जब वो सारे के सारे फंक्शन को आउटसोर्स कर दें, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज, अलायंस को हमने पहले भी डिस्कस किया था अगर याद हो कोलैबोरेशन को पढ़ते हुए. अलायंसेज बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप डेवलप करते हैं, एंड वैल्यू नेटवर्क्स. एनीवे सिर्फ दो को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, आउटसोर्सिंग को और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल कंपनी को. आउटसोर्सिंग क्या होती है? जब एक इदारा अपने ऑपरेशंस का एक पोर्शन किसी थर्ड पार्टी से कंप्लीट करवाए, जैसे आप आउटसोर्सिंग कहते हैं, जैसे आप सब कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. आउटसोर्सिंग कुछ इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अक्सर इदारे आउटसोर्स कर देते हैं नॉन कोर एक्टिविटीज को. ये भी हमने वर्ड पहले डिस्कस किया था, नॉन कोर का. या अक्सर इदारे क्या करते हैं, वो अपनी जो स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज है वो अपने पास रख के उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज है उनको आउटसोर्स कर देते हैं. फॉर एग्जांपल होंडा ऑटोमोबाइल जो है वो सिर्फ इंजन के ऊपर फोकस करता है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, बाकी गाड़ी के थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स जो है वो आउटसोर्स करते हैं. सीट्स वो मोल्टी से परचेज करते हैं, मोल्टी फोम से. फिर गाड़ी के अंदर डेक जो है वो किसी स्पेशलिस्ट कंपनी से परचेज करते हैं, टायर वो जनरल से परचेज करते हैं. ये आउटसोर्सिंग की होती है. और जब एक इदारा आउटसोर्सिंग इस हद तक कर दे कि वो मैक्सिमम ऑपरेशंस को थर्ड पार्टी बेस्ड कंप्लीट करवाए, तो इसे कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल कंपनी. एनीवे बिफोर वी गो इनटू वर्चुअल कंपनी, आउटसोर्सिंग के रीजंस क्या होते हैं, आउटसोर्सिंग के फायदे क्या होते हैं? आउटसोर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक इदारा जो है वो फोकस कर सकता है अपनी कोर एक्टिविटी के ऊपर, और नॉन कोर जो है वो किसी थर्ड पार्टी से कंप्लीट करवा सकते हैं. आउटसोर्सिंग से आप वैल्यू बेहतर ऐड कर सकते हैं, मोर इफेक्टिवली, कॉस्ट सेविंग हो सकती है. और आउटसोर्सिंग के लिए आपकी स्किल सेविंग हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि एक काम को करने के लिए आपको ऐसा स्किल रिक्वायर्ड आपके पास नहीं है,
तो आप स्किल सेविंग कर लेते हैं, बजाय कि आप स्किल डेवलप करें आप आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्सिंग का प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी के कंसर्न है, क्वालिटी के इशू आ जाते हैं, क्वालिटी के जो प्रॉब्लम है, फिर आप एक इदारा कंट्रोल लूज कर जाता है अपनी एक्टिविटीज के ऊपर। हो सकता है कि आपका जो वेंडर है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको सर्व ना करे, तो ये भी एक आउटसोर्सिंग का इशू है। फिर कुछ इदारे क्या करते हैं आजकल के दौर में, शेयर्ड सर्विसेज कर लेते हैं। शेयर्ड सर्विसेज और आउटसोर्सिंग में स्लाइड सा डिफरेंस है। शेयर्ड सर्विसेज के अंदर यू डू नॉट आउटसोर्स कंप्लीटली, रादर व्हाट यू डू इज कि आप अपने इंटरनली उस फंक्शन को डेवलप कर लेते हैं, या फिर आप कोई एक फंक्शन इंटरनली डेवलप करके आप उसको शेयर करवा लेते हैं किसी और के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक इदारे ने आईटी डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन वो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो उस इदारे की नीड्स को बड़ा क्विकली पूरा कर देता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगर आगे तो आईटी के लोग भी फारिग बैठे हैं, अपना आईटी वाले जो है वो उनके पास कोई और काम नहीं है करने को, तो वो इदारा क्या करेगा, फिर वो आईटी की सर्विसेज जो है वो किसी और को देना शुरू कर देगा, यानी दूसरे इदारों के लिए आउटसोर्सर बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल होंडा ने टायर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा लिया। अब होंडा की जो गाड़ियां हैं दिन में वो लेट्स सपोज 500 गाड़ी असेंबल होती है, लेकिन उन्हें एक दिन में सिर्फ कितने 2000 टायर चाहिए ना एक गाड़ी में, अगर 4 टायर लगते हैं। लेकिन जो टायर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया उन्होंने, उसकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 10,000 यूनिट्स है, 10,000 टायर में। तो बाकी 8,000 को वो क्या करेंगे अगर वो फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, वो दूसरों के आउटसोर्सर बन जाएंगे, वो दूसरों को टायर सप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसे हम नाम देते हैं शेयर्ड सर्विसेज का, दैट इज नोन एज शेयर्ड सर्विसेज। ठीक है ना। Virtual organizations are the organizations that have outsourced maximum functions. इसकी physical existence नहीं होती. It basically operates in form of a network. टेलीफोनिक या ईमेल नेटवर्क के तौर पे काम करता है और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसोर्स किए होते हैं। इसे हम नाम देते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस जो है वो वर्चुअल कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई हाउस बिल्डर है, वो अपने घर से ऑपरेट कर रहा है, उसने लेबर भी आउटसोर्स की हुई है, उसने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी आउटसोर्स किए हुए हैं, उसने अकाउंटेंट्स भी आउटसोर्स किए हुए हैं, उसके ना कोई फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, वो सिर्फ क्या करता है, वो घर बैठ के सिर्फ इंटरनेट के थ्रू मैनेज करता है। उसकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उसका पर्सनल स्किल एंड एक्सपीरियंस जो उसे कंपैटिटिव एडवांटेज देता है ओवर द राइवल्स। आजकल वैसे ही टेक्नोलॉजी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स, और इंटरनेट की डेवलपमेंट से और ये नेटवर्क स्पीड्स के बढ़ने से आजकल हाँ ऑफशोर हाँ जी उमर अल्ताफ साहब बनवा रहे ऑफशोर कंपनी, दैट डज नॉट काउंट इन आउटसोर्सिंग या वर्चुअल। एनीवे, सो आउटसोर्सिंग के अंदर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू जस्ट ऑपरेट विद अ ब्रांड नेम एंड नो फिजिकल एसेट्स। आपका सिर्फ एक नाम है, आपके अपने फिजिकल एसेट्स कोई नहीं। आप अच्छा इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं तो डेल कॉर्पोरेशन जो है दैट एक्चुअली स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। डेल जब एस्टैब्लिश हुई कंपनी तो डेल के अपनी असेंबली नहीं थी कंप्यूटर्स की। डेल से पहले क्या होता था कि इदारे जो हैं जैसे कॉम्पैक्ट था उस वक्त और माइक्रोसॉफ्ट था उस वक्त, इदारे जो हैं वो क्या करते थे, वो ब्रांडेड कंप्यूटर सिस्टम्स पैक्ड बना के, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांडेड सिस्टम आया उसमें एक फिक्स्ड कैपेसिटी की हार्ड डिस्क है, फिक्स्ड कैपेसिटी की रैम है, यानी कस्टमर अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस नहीं करवा सकता था। डेल ने कस्टमर को ये सहूलत दी कि कस्टमर अपनी मर्जी से कस्टमाइज सिस्टम डेवलप करवा सके, यानी आप ऑर्डर दें डेल को कि जी मुझे इतनी हार्ड चाहिए, मुझे इतनी रैम चाहिए, मुझे इतनी अपना कैपेसिटी का प्रोसेसर चाहिए, तो वो डेल फिर आपके लिए कस्टमाइज सिस्टम प्रोड्यूस करता था। ये डेल का एक्चुअली काम था कस्टमाइजेशन की तरफ। बट डेल डिडंट मैन्युफैक्चर देयर अ सिंगल कंपोनेंट एट देयर ओन, वो आउटसोर्सिंग के थ्रू करते थे। जैसे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने जनाब कॉम्पैक्ट से कहा जी कि ये स्पेसिफिकेशन है और इन स्पेसिफिकेशन और सिर्फ अपना लोगो ऊपर लगा के वो वहां से शिपमेंट करवाते थे। इवन आज भी डेल कॉर्पोरेशन के पास अपनी लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी कोई नहीं, आउटसोर्स करते हैं। जैसे तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है वर्चुअल कंपनी की। एक इदारा जो है सिर्फ एक ब्रांड नेम को ऑपरेट करे, बाकी हर काम आउटसोर्स करे। दैट इज व्हाट वी कॉल एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और वर्चुअल कंपनी। Depending upon the selection of your strategy,
द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है आपके लिए? आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन सा है। लाइक बर्न एंड स्टॉकर कहते हैं जी कि दो किस्म की एक्सट्रीम्स है, मैकेनिस्टिक है, ऑर्गेनिक है। अगेन बीएमबीएस वालों के लिए ये चीजें नहीं होंगी। जिन लोगों ने कैफ में बीएमबीएस पढ़ी है उनके लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स नए नहीं होंगे। जिन लोगों ने बीसीबीएस पढ़ी है शायद उनके लिए बातें कुछ नहीं हो, लेकिन स्टिल द थिंग्स आर द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर वर्किंग लाइक अ मशीन, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर वर्किंग लाइक एन ऑर्गेनिज्म। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है मशीन की तरह काम करता है, टॉल नैरो स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, वाइड फ्लैट होता है। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अगर आप गौर करें तो ये सारे पॉइंट्स वही जब हमने टॉल नैरो के पढ़े, और ऑर्गेनिक के सारे पॉइंट्स वही अभी हमने वाइड फ्लैट के पढ़े। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जो अथॉरिटी है ये हायरार्की के थ्रू डेलीगेट होती है, पावर सेंट्रल होती है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शंस आर वेरी प्रिसाइजली डिफाइंड। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कंट्रोल होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। कंट्रोल इज कल्चरल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, स्पेशलिस्ट नॉलेज है, जॉब डिस्क्रिप्शंस आर वेरी लेस प्रिसाइज्ड एंड नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड। इसे आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बर्न एंड स्टॉकर के मुताबिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेबल है ऐसी एनवायरनमेंट में जहां पे चेंज बहुत ज्यादा है, और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर सूटेबल है जहां पे स्टेबिलिटी है, जहां पे चेंज कम है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है नेस्ले का, बीएमबीएस में भी था, यहां पे भी मैंने कोट किया है। नेस्ले एक फाइनेंशियल टाइम न्यूज़पेपर में 22 फरवरी 2005 को सीईओ ऑफ नेस्ले एक्सप्लेन्ड दैट इन द पास्ट ही हैड बीन फ्रस्ट्रेटेड बाय द माइनर रोल प्लेड बाय द मार्केटिंग फंक्शन इन द कंपनी। अब ये बता रहे हैं कि किस तरह हमने टॉल नैरो को कन्वर्ट किया वाइड फ्लैट के अंदर। इस शॉर्ट केस स्टडी में ये डिस्कस किया जा रहा है दैट हाउ वी कन्वर्टेड अ टॉल नैरो स्ट्रक्चर इनटू अ वाइडर फ्लैट स्ट्रक्चर। तो कहते हैं जी कि वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ द माइनर रोल जो प्ले करता था मार्केटिंग का फंक्शन। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को भी वो डिसलाइक करता था, वेयर लोकल मैनेजर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द लोकल मार्केट एंड फंक्शन सच एज मार्केटिंग हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फंक्शंस बट नॉट फॉर द मार्केट। द मार्केटिंग मैनेजमेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम इनोवेशन बट नॉट फॉर द कंट्री परफॉर्मेंस। Marketing managers had targets for returns on investment in advertising rather than responsibility for return on business investment. फिर कहते हैं हमने स्ट्रक्चर को चेंज किया, हेड ऑफ मार्केटिंग को मोर रिस्पॉन्सिबल बनाया और कंपनी को 7 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड करके हेड ऑफ मार्केटिंग को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया। डेयरी, कन्फेक्शनरी, बेवरेजेस, आइसक्रीम, फूड, पेट केयर, फूड सर्विसेज, और ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप की इनकी, और फिर रीजनल बिजनेस स्ट्रेटजीज को डेवलप किया रीजन वाइज, और हमने ज्यादा अथॉरिटीज जो है वो भी रीजनल लेवल पे लोकल मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दी। तो कहते हैं दिस चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गिविंग मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मार्केटिंग फंक्शन वाज द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रेफरेंस rather than the strategic necessity. Clearly, however, the CEO believed that the new structure would be more effective. So this is how organizations change to some new structures, some new dimensions relating to their overall performance. हेनरी मिल्सबर्ग का बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, पेपर में आ चुका है 2-3 दफा पास्ट पेपर में। हेनरी मिल्सबर्ग कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स होते हैं, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स ये 5 होते हैं। स्ट्रेटेजिक एपेक्स, मिडिल लाइन, ऑपरेटिंग कोर, टेक्नो स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट स्टाफ। ये टॉप मैनेजमेंट है, ये मिडिल मैनेजमेंट है, ये आपकी लेबर है, ये आपके रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, वो तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट जिसके थ्रू इदारा चलता है, और ये आपका सपोर्ट स्टाफ है। ऑक्सिलरी स्टाफ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, आपका अकाउंटेंट्स हैं आपके, ये वो काम है जो ऑक्सिलरी लेवल पे परफॉर्म होते हैं। हेनरी मिल्सबर्ग कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है। अभी रिसेंटली कैफ का जो पेपर हुआ है सितंबर 9 को, ये अभी लास्ट फ्राइडे, आज ही के दिन पेपर था, उसमें यही वाला मॉडल आया था हेनरी मिल्सबर्ग का कैफ में, बीएमबीएस में,
ये वाला सवाल आया था मिन्सबर्ग की ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन। सो को पता नहीं एग्जामिनर सेम रेप्लिका सवाल बीएम में भी डाल दे दिसंबर में, सिर्फ 3 माह का तो फर्क है, कोई ज्यादा फर्क भी नहीं। सो हेनरी मिन्सबर्ग कहता है दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, इंशाल्लाह एग्जैक्टली बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल। कहते हैं डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आपको डेवलप करनी पड़ती है। अच्छा, वर्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अलाइन करना। और फिर देखा होगा ना आपने, आप अपनी इंटरनेट की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है टू सेट इन लाइन, एक अलाइनमेंट करना, एक इन लाइन सेट करना किसी चीज को। सो हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनेंस का रोल प्ले करते हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप लोगों को? सबको आ रही है? अली रजा साहब कह रहे हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही। ओके ओके जी। So 6 types of configurations are identified based on 5 different elements। ये देखें सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, दिस वन की ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट। इसको देखें आप, सिंपल स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर भी कहलाता है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट ड्राइव करती है। मशीन ब्यूरोक्रेसी मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है, जिसमें टेक्नो स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स काम करते हैं। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी आपको मिलेगा हॉस्पिटल्स में, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जिसमें प्रोफेशनल्स कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटिंग कोर जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बड़े बड़े इदारों में, जहां पे लार्जर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे नेस्ले है, एंग्रो है। यहाँ पे मिडिल लाइन जो डिपार्टमेंटल या जो डिविजनल मैनेजर है वो कंट्रोल करते हैं। एडहोक्रेसी जो टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, जो मैंने वर्ड अभी ऊपर नोट किया था, याद होगा आपको, लिखा था टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। एडहोक्रेसी के अंदर सपोर्ट स्टाफ एंड ऑपरेटिंग कोर मिलकर कंट्रोल करते हैं इदारे को, क्योंकि टीम्स टेम्पररीली बनती हैं तो सपोर्ट स्टाफ इंपॉर्टेंट होता है, और सपोर्ट स्टाफ जो है वो सपोर्ट करता है टीम बिल्डिंग को, टीम फॉर्मेशन को। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कल्चरल स्ट्रक्चर होता है, ये अपने कल्चर को प्रीच करते हैं। मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क ऑन स्पेसिफिक कल्चरल नॉर्म्स एंड रिचुअल्स एंड रूटीन एंड बिलीफ्स। ये कल्चर के ऊपर काम करते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मिशनरी स्ट्रक्चर। एनीहाउ, सो हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक ये 6 ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं ये डिपेंड करती हैं 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर, और हर कॉन्फ़िगरेशन में कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक डोमिनेंट है, डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। हर कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट के साथ भी लिंक होती है। सिंपल स्ट्रक्चर वर्क्स बेस्ट इन सिंपल एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। मशीन ब्यूरोक्रेसी वर्क्स बेस्ट इन सिंपल एंड स्टैटिक एनवायरनमेंट। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी वर्क्स बेस्ट इन कॉम्प्लेक्स रैपिडली चेंज। अपना कॉम्प्लेक्स मींस जिसमें आपके एलिमेंट्स ज्यादा हो एनवायरनमेंट के अंदर, एंटिटीज ज्यादा हो, कंपटीशन ज्यादा हो, बट स्टैटिक। डिविजनल स्ट्रक्चर वर्क्स बेस्ट इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। एडहोक्रेसी सबसे ज्यादा डायनामिक स्ट्रक्चर में काम करती है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है, चेंज बहुत ज्यादा होता है। सो दीज आर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स अलाइंड विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कहां से आती है? सिंपल स्ट्रक्चर में टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, मशीन के अंदर प्रोसीजर्स कंट्रोल करते हैं, प्रोफेशनल में स्किल्स कंट्रोल करते हैं, डिविजनल्स के अंदर आउटपुट्स कंट्रोल करते हैं, एडहोक्रेसी के अंदर एडेप्टेशन, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कंट्रोल करती है, और मिशनरी के अंदर आपके बिलीफ, आपका कल्चर आपको कंट्रोल करता है। So all of these are the ways in which organizational activities are managed and controlled in different bureaucratic structures. इसके ऊपर नोइंग के हवाले से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। So you must be having a clear understanding of all of these 6 configurations in quite a detail. हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक कोई भी स्ट्रक्चर मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होता। ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, और ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी की चॉइस के ऊपर कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट पॉसिबल या बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट एंड सेलेक्ट अ स्ट्रेटजी
कि कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट अप्रोप्रिएटली काम करेगा। अगेन एक एग्जांपल अगर कोट करूं तो अगर एक इदारा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिविनलाइज्ड फॉर्म की है, डिविनल फॉर्म की है। या अगर एक इदारा फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग फॉर विड्रॉल स्ट्रेटजी या रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी पे जा रहा है तो उसके लिए फिर जो बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है दैट माइट बी मशीन ब्यूरोक्रेसी। तो डिपेंड करता है आपकी गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज के ऊपर दैट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यू आर वर्किंग विद एंड इट विल बी गिविंग अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट विच स्ट्रक्चर सूट्स द बेस्ट, या करंट स्ट्रक्चर कौन सा है और किस नए स्ट्रक्चर में आपने ट्रांसफॉर्म होना है, विच स्ट्रक्चर यू आर करंटली वर्किंग इन एंड व्हाट स्ट्रक्चर यू नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो इस पर डिपेंड करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज। लो जिसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट। फोर्थ चैप्टर था बीएमबीएस के अंदर, मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज। चेंज होता क्या है, चेंज को मैनेज कैसे करते हैं, चेंज के ट्रिगर्स क्या होते हैं, नोइंग अगेन क्वेश्चन। अच्छा अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो पहले 6 चैप्टर्स जो हैं ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड है, अप्लाइंग के। 7th चैप्टर इज ऑल अबाउट नोइंग, क्योंकि इसमें आपने कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसमें आपने कुछ रेडीली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके नहीं दिखानी है एग्जामिनर को, पॉसिबल नहीं ना है, कागज के ऊपर तो नहीं आप इंप्लीमेंट करेंगे ना स्ट्रेटजी को। हाँ कागज के ऊपर आप स्ट्रेटजी को डेवलप जरूर कर सकते हैं, आप पेस्टल डायमंड आप अप्लाई करके आप असेसमेंट जरूर कर सकते हैं। तो पहले 6 चैप्टर्स के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, 7th चैप्टर के अंदर नॉलेज बेस्ड नोइंग बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा है। ठीक है, अच्छा कल तो नहीं, खैर संडे को इंशाल्लाह, संडे की क्लास में, संडे को क्लास होगी जी हमारी सेम टाइम जो लास्ट संडे नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये इनका स्टूडियो जो है वो बंद था, कैंपस वाज टोटली ऑफ एंड एवरीबॉडी वेंट टू देयर होम टाउन फॉर ईद, इसीलिए संडे की क्लास नहीं हो सकी। भला आप ये सोचते होंगे सर ने तो क्लास बुला के जो अपना इनकार कर दिया, आई वॉज अवेलेबल बट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से द क्लास कुडंट हेल्ड। तो संडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी जनाब सेम टाइम 7 o'clock 7 PM पे, गोइंग टू योर टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स। 7 बजे स्टार्ट करेंगे, 9:30 तक लेके जाएंगे। और संडे वाली क्लास में आप लोगों के लिए मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा पास्ट पेपर्स। पहले 3 चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इंशाल्लाह 4th 5th और 6th के भी अपलोड मैं कर दूंगा दोबारा से, अपने अभी तक नहीं किया मेरा ख्याल है। चले खैर, तो इंशाल्लाह संडे को पहले हम पहले 6 चैप्टर्स के पास्ट पेपर्स का एक क्विक रिव्यू करेंगे कि किस किस किस्म का क्वेश्चन अभी तक पास्ट पेपर में आ चुका है फ्रॉम द फर्स्ट 6 चैप्टर्स। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह चेंज मैनेजमेंट को आगे डिटेल में लेके चलेंगे। वी हैव टू एक्सेलरेट अ बिट बिकॉज टाइम इज रनिंग क्वाइट फास्ट एंड अच्छा 7 चैप्टर के बाद हम जंप करेंगे एचआर के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर के हमारे 4 चैप्टर्स हैं, 11, 12, 13 एंड 14 आई गेस। ठीक है जी, एचआर का पोर्शन कवर करने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे दूसरे बिजनेस फंक्शंस के ऊपर, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सप्लाई चेन। जो नया पोर्शन ऐड हुआ है, जो आपका नया पोर्शन ऐड है, जी जी बिल्कुल, अब यही स्पीड रहेगी आगे इंशाल्लाह अली। और आपसे भी मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि जरा काइंडली आप लोग भी अपने एंड से स्पीडली पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम इज रियली शॉर्ट, मतलब टाइम इज रियल शॉर्ट। मेरा टारगेट है कि हमने इंशाल्लाह 31 अक्टूबर से मैक्सिमम 2-3 दिन ऊपर लेके जाने हैं एंड वी हैव टू वाइंड अप द कोर्स विद इन से 1 month एंड 20 days। ठीक है, तकरीबन 2.25 महीने भी नहीं है हमारे पास। अगर आप नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंट करें तो वी हार्डली हैव से 14-15 लेक्चर्स। ठीक, सो उसके बाद फिर आगे मुहर्रम की छुट्टियां भी आ जानी है, पता नहीं मुहर्रम हमारी क्लासेस के दौरान ना आ जाए बस, वरना फिर हमें मेकअप्स करने पड़ेंगे। एनीवे कुछ एडिशनल क्लासेस भी हम लोग जरूर स्केड्यूल करेंगे लेटर पार्ट में जाके, अक्टूबर के 2nd-3rd वीक में जाके। तो बट स्टिल आई एक्चुअली शुरू वाले चैप्टर्स कंसेप्चुअल ज्यादा थे, उन चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट ज्यादा था, तो इसलिए उस पर टाइम थोड़ा सा हमने डिटेल में लगाया। इन चैप्टर में रीडिंग ज्यादा है, इन टॉपिक्स में रीडिंग ज्यादा है, कॉन्सेप्ट थोड़े से कम है, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको एक्वायर करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा क्विकली आप जो है ना वो गुजार रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिटेलिंग नहीं है इतनी कॉन्सेप्ट की जितनी कि पहले 6 चैप्टर्स में थी।
स्पीड दरमियानी सी। नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ा लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। लेकिन स्पीड ये दरमियानी सी से आप समझ लें, चलें, इसे आप तेज ना समझें, इसे आप दरमियानी सी समझ लें। एंड आई एम एक्चुअली विटनेसिंग के क्लास की पार्टिसिपेशन भी कम होती जा रही है यार। दिन ब दिन कहाँ 24-25 स्टूडेंट हुआ करते थे क्लास में, कम होते होते पहले 15 पे आए, अब 10-9 पे रह गए हैं। तो ये लोग मेरा ख्याल है बोर होने लग गए हैं, या इधर दे आर लूजिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, योर कॉलीग्स, योर फ्रेंड्स जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, उन्हें प्लीज एनकरेज करें कि क्लासेस जरूर सुना करें। रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुन के वो डेफिनेटली लर्निंग नहीं हो सकती जो आप रियल टाइम बैठ के सुनते हैं। ठीक है ना यार, सिर्फ आज के दिन के लिए थी, क्योंकि टॉपिक आज बड़ा आसान सा था। ठीक है, डोंट वरी, मैं टॉपिक बाय टॉपिक के हिसाब से स्पीड को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, तो इंशाल्लाह चीजें आपको समझ आएंगी सारी। सो एनकरेज योर कॉलीग्स, एनकरेज योर फ्रेंड्स जो एनरोल्ड हैं आपके साथ, उन्हें एनकरेज करें, बल्कि व्हाट्सएप पे जरा मैसेज भी भेज करा करें। व्हाट्सएप का ग्रुप एक जनरल हमारा ग्रुप है, जिसमें एक लर्निंग एटमोसफेयर भी क्रिएट कभी कर दिया करें। कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई ऑडियो मैसेज, कोई सवाल वहां फेंक दिया करें, ताकि बाकी लोग भी उससे मुस्तफीद हो सके। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूजेज बड़ा कम है, तो आई ऑलवेज एनकरेज टू यूज द सोशल मीडिया पॉजिटिवली। तो अपने क्वेश्चंस मतलब आई डायरेक्टली एनकरेज यू कि अपने सवाल, अपने क्वेरीज व्हाट्सएप के ग्रुप पे जरूर शेयर किया करें। ठीक है, दूसरों का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। संडे को 7 बजे इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे। ठीक है जी, चेंज मैनेजमेंट को फिर हम संडे को ही स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास अब चेंज मैनेजमेंट का टॉपिक है, और चेंज मैनेजमेंट के बाद जनाब अली हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बिजनेस प्रोसेसेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेपर में बड़ा फ्रीक्वेंटली आने वाला सवाल है बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का हार्ट फेवरेट क्वेश्चन है, P3 ACCA में भी और यहाँ में भी। क्योंकि हमारे आए के एग्जामिनर जो हैं, दे आर क्वाइट मोटिवेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द ACCA एग्जामिनर्स। और अब तो उन्होंने टॉपिक भी काफी सारे कॉमन कर दिए हैं, तो कोई पता नहीं ACCA वाला पेपर ही उठा के आपको देंगे। एनी अदर क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ पूछना हो आपने, प्लीज डू आस्क। चले, देन वील चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट में 6-7 का कंबाइन ना कर लें, क्या अलग अलग ही रखें? सेपरेट ही कर दें, चलो ठीक है, मैं फिर कल अपलोड करूंगा। ठीक है, वही सेम सैटरडे को अपलोड होगा, मंडे तक टाइम होगा। ठीक है, कल मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीक कर लें, चले नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। इस वीक फिर हम पहले 6 चैप्टर के पास पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीक हम फिर 6 चैप्टर का टेस्ट प्लान कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। और कोई क्वेरी, कोई कंसर्न, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? किसी का कोई इशू, कोई कंसर्न? चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इंशाल्लाह ऑन संडे 7 PM। फिर भी ऑफिशियली एक ईमेल करवा दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। संडे को 7 बजे इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।